और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे को ध्यान में रखना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों का विकास हो रहा है, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का योजना बनी है, सभी वर्गों को आज योजना चली है। और उसके दृष्टि से इस काम को आगे बढ़ाने में मोदी जी ने एक ही मंत्र रखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मैं चाहता हूं कि हम इस बात को समझें कि आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस बात को लेकर के हम आज चले। मुझे आप लोगों के साथ मेहसाना में, मैं आप लोगों को टीवी पर तो देख रहा हूं, स्क्रीन पर देख रहा हूं, आप भी मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इच्छा तो थी कि मैं आपके साथ बैठ करके चर्चा करता, लेकिन मुझे खुशी है आपके साथ बात करते हुए कि मैं आपको बता पा रहा हूं 10 साल पहले भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, 11वें नंबर की। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई भारत। एंड व्हेन आई से सो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसका मतलब हमने ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने हमको 500 साल राज किया, उस ब्रिटेन को हम पछाड़ करके आज हम आगे निकल आए हैं। और मोदी जी को आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2 साल के अंदर भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आज हम दवाई के एक्सपोर्ट में, और गुजरात का बहुत बड़ा योगदान, गुजरात नंबर 1 है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन में, दवाई बनाने में नंबर 1 पर है गुजरात। और भारत आज दुनिया में दवाई को एक्सपोर्ट करने में दूसरे नंबर पर खड़ा है, दूसरे नंबर पर। सबसे असरदार और सबसे सस्ती दवा आज भारत बना रहा है। भारत दवाइयों की इंडस्ट्री बन गया, भारत दवाइयों का डिस्पेंसरी बन गया, सारे दुनिया को दवाई देने में भारत सबसे आगे है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑटो मार्केट, ऑटोमोबाइल की मार्केट हो, जापान जिसकी गाड़ियां डैटसन, टोयोटा हम लोग खरीदा करते थे, आज जापान को पछाड़ करके 3rd नंबर का वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है, तो भारत बन गया 3rd। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, मोबाइल में आप लोगों के पास मोबाइल्स है, मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर आप सब लोग फोटोशॉट्स ले रहे हैं। आज एक समय था कि मोबाइल पर लिखा रहता था यूपीए के जमाने में, मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज भारत के मोबाइल पर लिखा होता है मेड इन इंडिया। 97% ऑफ मोबाइल्स वो भारत में बन रहे हैं, इस तरीके की स्थिति आई है। और इसी तरीके से नेशनल हाईवेज में आज दुनिया में, मेरी बात नोट कीजिएगा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत दूसरे नंबर का सड़कों के जाल में, नेटवर्क, रोड्स नेटवर्क में दूसरा नंबर दुनिया में खड़ा है। और पिछले 5 सालों में 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनी है, प्रत्येक दिन 29 किलोमीटर की सड़क बन रही है। उसी तरीके से प्रतिदिन आज 14 किलोमीटर की प्रतिदिन रेलवे ट्रैक बन रहा है और रेलवे का विस्तार हो रहा है। हाईवेज आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बन रहे हैं। 2014 में, 10 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी, तब 74 एयरपोर्ट्स थे, 74 एयरपोर्ट्स, आज 148 एयरपोर्ट्स बन गए, दुगना हो गया है हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या। और उसी तरीके से मैं एक बात और कहूंगा कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इन सबको अगर किसी ने ताकत दी है तो वह ताकत मोदी जी के कार्यक्रमों ने दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 करोड़ पर 80 करोड़ की जनता को प्रतिदिन, प्रति माह 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल देने का काम किया। आपको जान करके खुशी भी होगी कि 3.4 यानी 3 करोड़ 4 लाख, 3.4 करोड़ ये हमारे
गुजरात के लोगों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का वितरण हो रहा है और 14 लाख मेहसाना जिले में ऐसे लोग हैं जिनको कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर चौथे महीने हर चौथे महीने 2,000 रुपए किसान के खाते में जा रहा है और संख्या कितनी है? 11 करोड़ 78 लाख। और ये 11 करोड़ 78 लाख में 60 लाख हमारे गुजरात के किसान हैं जिनको प्रति वर्ष, प्रति चौथे महीने और प्रति साल 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिल रहा है। मैं यहां बताना चाहता हूं, मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले 5 साल में भारत को दलहन में और तिलहन में, दाल में और तेल में आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा। मोदी जी का संकल्प है कि अगले 5 साल में दुनिया में श्री अन्न में भारत नंबर 1 पर होगा और हब बन जाएगा। इस तरीके से विकास का काम चल रहा है। उज्ज्वला की बात करें तो हम लोगों ने 10 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया है और अब मोदी जी का संकल्प है कि हर घर में पाइप से गैस का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा और इसके लिए व्यवस्था की जाएगी और सस्ती गैस पहुंचाई जाएगी। आवास योजना, कभी सोचा था? इंदिरा आवास योजना में प्रति वर्ष एक पंचायत में 2 मकान मिलते थे, 2 मकान। आज मोदी जी ने एक पंचायत में 50-50 मकान बना दिए, 4 करोड़ मकान बने हैं, 4 करोड़। और वो भी विद ड्राइंग रूम, विद बेडरूम, विद टॉयलेट, विद किचन और गैस का सिलेंडर, इन सब के साथ और कोर्ट यार्ड के साथ हमारे को घर बना करके दिए, 4 करोड़। और प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। कोई भी पक्के छत के नीचे रहने से वंचित नहीं रहेगा, सबको पक्के घर मिलेंगे। इस तरीके का काम चल रहा है। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ लोगों को हर घर नल, हर घर जल, इस तरीके से पहुंचाने का काम किया गया। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने सारे देश के लिए काम किया, लेकिन वहीं गुजरात में आज 2 सेमीकंडक्टर यूनिट्स, एक धौलेरा में और एक सनद में, ये 2 सेमीकंडक्टर यूनिट्स लग रहे हैं और जिससे गुजरात के विकास में एक अपना ही विशेष योगदान होगा। उसी तरीके से गिफ्ट सिटी, वह भी आज बनकर के तैयार हुई है। उसी तरीके से सूरत के डायमंड बाउल्स ये भी इनॉग्रेट हो गया है। और इसी तरीके से 6 सिटीज को, 6 शहरों को स्मार्ट सिटी में जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क नवसारी में, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। रेलवे के बजट के एलोकेशन में गुजरात को 14 गुना बढ़ा दिया गया है, 14 टाइम्स रेल का बजट बढ़ा दिया गया है। और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है मुंबई अहमदाबाद, ये अगले 5 साल में ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। और आज 4 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। और इसके साथ साथ अहमदाबाद मेट्रो के लिए 13,000 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में खर्च हो रहा है और 8 नए एयरपोर्ट्स गुजरात में बन रहे हैं। भावनगर, जामनगर, कांडला, केशोद, मुंद्रा, पोरबंदर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और साबरमती रिवर फ्रंट पर ये एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और ये एयरवेज बन रहे हैं। उसी तरीके से नया सूरत का टर्मिनल 350 करोड़ रुपए का बन रहा है। विकास के दृष्टि से नए नए आयाम जोड़े गए हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि आज गुजरात में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वो भी प्रारंभ हो गया राजकोट में। और उसी तरीके से सुदर्शन सेतु, ये जो इंडिया का, भारत का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है, यह भी आज 1,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको भी बना लिया गया है और डेडिकेट किया गया है। मैं अगर बात करूं मेहसाना की, तो मुझे खुशी है कि आज अमृत सरोवर प्रोजेक्ट नागलपुर लेक में मेहसाना को उसको ब्यूटिफाई किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला पंचायत 32 करोड़ की लागत से बना और मेहसाना बलोल कॉलोनी रोड, इसकी 4 लेनिंग हो रही है, 150 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन, ये भी इसका कन्वर्जन चल रहा है और वो बीजापुर से शुरू हुआ है, उसको कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं यहाँ आपको हरि भाई पटेल जी के बारे में भी कहना चाहूंगा। आप
हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, हमारे प्रत्याशी हैं और जिला के पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं। साथ में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व अपने समाज में भी और पूरे इलाके में उनका एक समाज प्रभावशाली व्यक्तित्व है। उनको आपका संरक्षण मिलना चाहिए, उनको आपका समर्थन मिलना चाहिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव में मैंने आपको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, वो आपको मैंने बताया। लेकिन मैं आपको अगर यह ना बताऊं कि हमारे विरोधी कौन है वो लोग, कैसे हैं वो लोग, तो शायद आपको तुलना करने में दिक्कत आई होगी। आपको मैं अपने विरोधियों के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये जो इंडी अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो कांग्रेस के नेतृत्व में ये सारी पार्टियां जुड़ी हैं, ये दो बातों के लिए जुड़ी। पहली बात, ये सारी पार्टियां अपने परिवार को बचाने में लगी हुई। इनको कोई लेना देना नहीं है जनता से, इनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, इनको कोई लेना देना ही नहीं है आपके विकास से, आपके जीवन में कोई परिवर्तन आए, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है अपने परिवार से। आप देखिए, ये सारी इंडी गठबंधन परिवार की पार्टियां हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती, पंजाब में सुखबीर बादल परिवार, हरियाणा में चौटाला परिवार, उत्तर प्रदेश में पहले मुलायम, बाद में अखिलेश, बाद में डिंपल परिवार की पार्टी। आप देखिए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी। आप देखिए तृणमूल कांग्रेस, ममता, अभिषेक, भाई, बुआ और भतीजा परिवार की पार्टी। आप देखिए भारत राज्य समिति, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी। आप देखिए डीएमके, स्टालिन, करुणानिधि, उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी। आप देखिए शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी। आप देखिए आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी भी परिवार की पार्टी रहेगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यही परिवार की पार्टी। ये सब परिवार को बचाने में लगे हुए। और दूसरा, ये सभी भ्रष्टाचारी पार्टी, सब घोटाले में संलिप्त हैं। कांग्रेस पार्टी का घोटाला उठा लो, कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, चीनी घोटाला, चावल घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड घोटाला, हर एक घोटाले कांग्रेस पार्टी ने की। ये अखिलेश की पार्टी ने ये लैपटॉप घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, कौन सा घोटाला नहीं किया इन्होंने। अनाज का घोटाला, लालू चारा खा गया, चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन हड़पने का घोटाला, ममता ने बालू का घोटाला, गाय की स्मगलिंग का घोटाला, टीचर की भर्ती का घोटाला, कविता का शराब का घोटाला, अरविंद केजरीवाल का शराब और दवाई का घोटाला, डीएमके का आमदनी का घोटाला, हर एक जगह घोटाला, बालू घोटाला। ये सब घोटाले करने वाले लोग। और ये सब लोग, ये वो लोग हैं जो या तो जेल में है या बेल पर। हर एक के कोई ना कोई बेल पर है या जेल में। ये इनकी स्थिति आ गई। आप देखिए, आज सोनिया गांधी बेल पर, राहुल गांधी बेल पर। आप देखिए ये संजय सिंह बेल पर। आप देखिए ये बाकी सारे नेता बेल पर, लालू यादव बेल पर। ये सब बेल पर है, ये सब जमानत पर है। और अरविंद केजरीवाल जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, आजम खान जेल में, टीएमसी के नेता जेल में, डीएमके के नेता जेल में। ये सारे लोग घमंडिया गठबंधन। मोदी जी बोल रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये बोल रहे हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। क्यों? क्योंकि या तो ये बेल पर हैं या जेल में हैं। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? ऐसे लोगों की जरूरत है क्या? मैं साफ बोलना चाहता हूं। मैं आपके हाथ देख रहा हूं, आप ना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को नहीं आने देना चाहिए। मुझे दिख रहा है आपका हाथ कि किस तरीके से आपने हमारे साथ हामी भरी। तो मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से चलने वाला देश और
विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, और दूसरी ओर ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस देश को नीचे उतारने में, देश को खींचने में और देश के प्रगति को रोकने में लगे हुए। और इनके प्रधानमंत्री भी घोषित नहीं, इनका नेता भी घोषित नहीं, ये इस काम पर चले हुए हैं। हर साल एक नया प्रधानमंत्री बनेगा। बोलो ऐसे लोगों को आने दोगे क्या, जो प्रदेश में अनस्टेबिलिटी लाए, जो प्रदेश में अराजकता लाए, जो देश में आतंकवाद को बढ़ाएं। और एक बात और अंत में कहना चाहता हूं, ये राम विरोधी है, ये सनातन विरोधी है और ये राष्ट्र विरोधी है। नोट कर लो मेरी बात। बताओ, इन्होंने यूपीए के जमाने में ये संकल्प पत्र दिया था कि नहीं दिया था कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था? बताओ, कपिल सिब्बल ने कहा था कि नहीं कहा था कि राम जन्मभूमि का फैसला नहीं होने दो, क्योंकि अगर फैसला होगा तो उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इन्होंने राम जन्मभूमि के विषय को अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का काम किया था कि नहीं किया था? और आपने मोदी जी को नेता बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, कोर्ट ने रास्ता प्रशस्त किया और आज 22 जनवरी को मोदी जी के कठोर अनुष्ठान के बाद उनके कर कमलों द्वारा भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भी हम लोगों ने देखा है। आप देखिए, इनके घमंडिया अलायंस के नेता बोलते हैं सनातन डेंगू है, सनातन वायरल है, सनातन फ्लू है, सनातन HIV है। आप बताइए, ऐसे लोगों को आगे आने देंगे क्या हम? ये सनातन विरोधी है, ये राम विरोधी और ये राष्ट्र विरोधी भी है। आप बताइए, जिन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगाए, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जिसने नारे लगाए अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा हैं, ये अफजल कौन था? ये पार्लियामेंट में अटैक करने का मास्टरमाइंड था। ये अफजल को फांसी किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने दी। ये अफजल को माफी किसने नहीं दी? भारत के राष्ट्रपति उस समय के प्रणब मुखर्जी ने नहीं दी। यानी प्रणब मुखर्जी और सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया। अफजल हम शर्मिंदा हैं, वो शर्मिंदा है कि तेरे कातिल जिंदा है। और राहुल गांधी दूसरे दिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इन लोगों के साथ जाके खड़ा हो गया। बोलिए, ये राष्ट्र विरोधी काम हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, ये राष्ट्र विरोधी काम हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों को, और उसके बाद ये लोग ऐसे लोगों को MP का कैंडिडेट बनाते हैं, उनको कैंडिडेट बना करके लाते हैं। ऐसे लोगों को जो हमेशा बाटला हाउस के एनकाउंटर में जब वहां आतंकवादी मारा गया तो उस समय खुर्शीद आलम जो मंत्री होता था, उसने कहा सोनिया गांधी फबक फबक के रोई, आंखों से आंसू आए। यानी आतंकवादियों के लिए आंसू आते हैं आपको? बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने देंगे क्या हम? ऐसे लोगों की जरूरत है देश में। मित्रों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज ये हमारी जिम्मेवारी है कि हरि भाई पटेल जी को हम भारी मतों से जिताएं, मोदी जी को मजबूत करें, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे, विकसित भारत के संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे और आप सबका हमको सहयोग मिलेगा। ये हम आप सबसे अपील करने आए हैं। इसलिए बताइए कि आपका हरि भाई पटेल को आशीर्वाद मिलेगा ना? जरा जोर से बोलिए, मिलेगा ना? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी और मुझे क्षमा करना, मैं भोपाल कार्यालय से बोल रहा हूं। इच्छा थी कि मैं महसाना आऊंगा। हरि भाई को चुनाव जिताइए। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि अब तो मैं भी गुजरात का सांसद हो गया हूं, मेरी भी गुजरात के प्रति जिम्मेवारी है और इसलिए मैं महसाना जरूर आऊंगा, दोबारा आऊंगा। आप हरि भाई को जिताइए, मैं महसाना में एक शाम आपके साथ जरूर मिलूंगा और आपके साथ बातचीत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात। खूब खूब आभार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा साहेब नो खूब खूब आभार। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहेब ने આપણે સાંભળ્યા, એમના ખૂબ વ્યસ્ત શેડ્યુલ માંથી
એમણે સમય કાઢીને ભોપાલ કાર્યાલય